कि माँ बाप जो हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण होते हैं। वो ब्रह्मा की तरह सृजन करते हैं संतान का, विष्णु की तरह उसका पालन करते हैं और शंकर भोले की तरह उसको अंत तक पहुंचाते हैं। जो भी शिक्षा वगैरह देते हैं दिलाते हैं, उससे आदमी पूरे ऊंचाई तक जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोच के फिर झन भूलाओ माँ बाप। अब इसमें यह था कि मैंने जो अंतरा लिखा था उसको उन्होंने प्रारंभ में शुरू करवाया उसी से। 9 महीना ले कोख में रखथे, कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म पाथे ता बोला, दाई कोनो कहथे जी। बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला। सुख में दुख में कभू कहूँ तुम, झन भूलाओ माँ बापला। सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला। सृजन करथे पालन करथे, कम करथे संतापला। सुख में दुख में कभू कहूँ तुम, झन भूलाओ माँ बापला। झन भूलाओ माँ बापला, झन भूलाओ माँ बापला। नमस्कार, छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जिनको साहित्यकार, गीतकार, व्यंग्यकार और मैं तो उन्हें चित्रकार भी कहता हूं, क्योंकि वो अपने शब्दों से ऐसा चित्र बनाते हैं कि चित्र जो है जीवंत हो उठता है, इसीलिए मैं उन्हें चित्रकार भी कहता हूं। और छत्तीसगढ़ में वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि वो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जो अपने कार्य में कला में पारंगत होता है उसे हम मास्टर कहते हैं। तो वे खानदानी मास्टर भी हैं। तो आइए, आज हमारे साथ हैं श्री रामेश्वर वैष्णव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। राक्षसत्व से ईश्वरत्व तक सेतु बना अभिनव है। राक्षसत्व से ईश्वरत्व तक सेतु बना अभिनव है। उसे नाम दें कोई तो वो रामेश्वर वैष्णव है। मैं रामेश्वर वैष्णव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, पालागी, ओके, टाटा, बाय बाय साहब। ये जैसा कि आपने कहा कि मैं ख़ानदानी मास्टर हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे दादाजी मिडिल स्कूल के हेड मास्टर थे जी। मेरी माँ जो है वो प्राइमरी स्कूल की हेड मास्टर थी। मेरे पिताजी टेलर मास्टर थे और मैं पोस्ट मास्टर था। और मेरा पुत्र भी मास्टरों की कॉलेज में मास्टर है। तो इस तरह से मैं ख़ानदानी मास्टर हूँ। और लेकिन मास्टरियत मुझ में नहीं है, एक शिष्यत्व का भाव है। अगर आप माने तो मैं शिष्य की तरह आप सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, इसी तरह एक कहावत और है हिंदी में कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो उसी मुहावरे से मैं आता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा? क्या आज आप जिस जगह पे हैं, एक स्थापित साहित्यकार, गीतकार हैं, तो क्या वो लक्षण, वो गुण आपके बचपन में भी था कि आप बहुत शैतान थे या पढ़ाई लिखाई में तेज रहे? कैसा रहा आपका बचपन का दिन? कैसा बीता? कैसे पढ़ाई लिखाई थी आपकी? बचपन में तो आपके आज के ठीक विपरीत रहा। मैं बहुत शरारती था और मुझसे बस्ती भर के लड़के आतंकित रहते थे। किसको मारपीट करके आ जाऊं इसका कोई भरोसा नहीं रहता था। अच्छा। लेकिन ये भी है कि कभी कभी कृष्ण भगवान की कल्पना करके उनकी कहानी के अनुसार मैं भी माखन चोरी करने जाता था। अच्छा। अपने मोहल्ले में या दूर के मोहल्ले में किसी के यहाँ अगर दूध पक रहा है तो बराबर उस साड़ी निकाल के मैं भी खाता था और
मित्रों को भी खिलाता था। तो मेरा साथ देने वाले तो बच्चे बहुत रहते थे, लेकिन मुझसे बेचारे आतंकित भी रहते थे, क्योंकि बाटी भौरा और ये खेल कूद में वो मैं बहुत मास्टर था उसमें। बचपन से ही सब कोई कोई नहीं खेलता था मेरे साथ। मैं दूसरे गांव जाता था और वहाँ खेलता था। वहाँ के बेचारे जब भौरा फूट जाता था तो रोते थे कि इसके साथ क्या खेल किए कर। नहीं खेलना, भावरल में हाथ तोड़ देते हैं इसी के। हाँ, लेकिन ये है 8वीं क्लास में पूरे बोर्ड में फर्स्ट आने के बाद में मेरा चरित्र बदल गया। अच्छा। और ऐसा बदला कि बिल्कुल सकारात्मक हो गया लेखन वगैरह, और वहीं से लेखन की भी प्रेरणा मिली। वैसे तो 6वीं क्लास से मेरे भीतर में कविता के कीटाणु प्रस्फुटित हो रहे थे, लेकिन 8वीं में बाकायदा लेखन शुरू हुआ और वो लगातार चलता रहा। 8वीं माने सन 60 की बात है, तो आज समझ लीजिए कि 64 साल हो रहा है लेखन कार्य में। तो 8वीं में अचानक से सर आपका पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कविता, गीत, ये सब साहित्य की ओर कैसा रुझान गया? वहाँ पुरानी खरसिया में नगर पालिका में हर साल मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाता था। उसमें काव्य पाठ प्रतियोगिता रखते थे वो लोग, और मद्य निषेध पे काव्य पाठ करो करके बोलते थे। तो हमारे यहाँ वहाँ पुरानी बस्ती में एक शायर नुमा कवि थे, अलियार खान साबरी। तो वो एक बार मेरे को बोले, और मेरे भाई साहब भी थे द्वारिका वैष्णव एक जने, तो दोनों को बोले कि चलो हम लोग चलते हैं, मेरी कविता एक एक ठो ले लो और इसको वहाँ पढ़ देना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लेके हम तीनों जने आ जाएंगे। तो मैं भी गया और वो मैं उसको बढ़िया गा के पढ़ा। तो मुझको तो थर्ड प्राइज़ मिला, उन बेचारों को कोई प्राइज़ नहीं मिला। जो गाना लिखा था कविता उसको भी नहीं मिला? उसको भी नहीं मिला। मतलब ये आपके गाने की शैली और की वजह से? शैली और धुन पकड़ने की कला। तो उसके बाद जब दूसरे साल फिर से वैसा मौका मिला, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी कविता पढ़ने के बजाय खुद ही लिख डालता हूँ। और मैंने एक हिंदी फिल्म के गीत पे पेरिडोनिमा एक मद्य निषेध पे कविता लिखी और वो सेकंड प्राइज मिला फिर। अच्छा। तो वहाँ से एक मन में कविता के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया लेखन के प्रति। बीच में वहीं हमारे यहाँ गौरी शंकर श्रीवास्तव प्राचार्य हुआ करते थे, वो कवि भी थे। तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन करवाया था जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल आए थे, और इसमें डॉक्टर विमल पाठक भी थे। उस समय डॉक्टर नहीं थे, और अच्छा खासा कवि सम्मेलन था वो। तो उसको जब मैंने सुना तो फिर मेरे भीतर का जो कवि का कीटाणु है वो प्रॉपरली ढंग से डेवलप हुआ, और 8वीं क्लास में तो बाकायदा फिर मैंने लिखना शुरू किया है। तो आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ तक हुई, कहाँ कहाँ पढ़े आप? वही खर्चिया में मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ा, और संयोग से मेरिट में पास हुआ। अच्छा, 8वीं में भी फर्स्ट आए थे पूरे? हाँ, और 5 विषयों में डिस्टिंक्शन मिला। अच्छा। वैसे 5वीं क्लास में फेल भी हुआ था मैं, तो हमारे शिक्षक ने कहा था इसको फेल रहने दो, ये अगले साल देखना कैसी प्रगति करता है। तो वाकई में 5वीं के बाद 6वीं से वो जो मेरा मेरिटोरियस रूप है वो प्रकट होना शुरू हो गया था। 8वीं में भी मैं पूरे बोर्ड में फर्स्ट आया था। अच्छा। और मैट्रिक में भी आया था। तो लोगों ने कहा कि इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजो, और हमारे सर ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया था कहीं भी पढ़े फेल नहीं होगा, पास ही होगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में सन 64 में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, वहाँ मुझे एडमिशन मिला। वहाँ मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। अच्छा। फर्स्ट ईयर पास हो गया, सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट मिल गया, तो मुझे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलती थी उस ज़माने में 225 रुपये। उसके कारण मेरी वो शिक्षा जारी थी।
और घर में ऐसी स्थिति तो नहीं थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा सकें। तो मैंने जब कंपार्टमेंट मिल गया तो स्कॉलरशिप बंद हो गया। मैंने वहाँ से छुट्टी लेके और यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है यूटीडी, वहाँ मैंने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी की। 1.5 साल नौकरी करने के बाद पैसा इकट्ठा करके फिर मैं घर गया। तो घर में संयोग से उस समय हमारी 2 बहनें थीं, वो भी माने एक तो बीए कर चुकी थी और एक बीए फर्स्ट ईयर में थी। तो दोनों की शादी की समस्या खड़ी हो गई, उनको शादी करना है करके। तो मैंने जो कलेक्ट किया था पैसा पढ़ने के लिए, वो पैसा खर्चा हो गया। और ऐसा कुछ उस समय भी दुर्योग चला, मैं मोती झीरा मुझको बीमारी हो गई, वो भी रिवर्स हो गया 15 दिन के बाद। तो जितने पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए थे सब खत्म हो गए। तो घर वालों ने कहा कि भाई अब तुम्हारा छोटा भाई जो है वो बीए फाइनल ईयर में पहुंच गया है, तो तुम अब नौकरी करो छोटी मोटी ताकि इनको पढ़ा सको आगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना छोड़ के फिर मैं वहाँ ये पोस्ट ऑफिस में, उस समय साउथ छत्तीसगढ़ डिवीज़न कहलाता था, इसमें अप्लाई किया। और उस ज़माने में नंबरों के आधार पे हो जाया करता था। तो मेरा हो गया इसमें सिलेक्शन और मैं नौकरी करने लगा। तो नौकरी करते रहे तो, लेकिन मन तो था पढ़ने का, पढ़ाई अधूरी छोड़ दिए, तो वो ललक क्या आगे भी निकल के आई, प्रस्फुटित हुआ क्या? भीतर में वो एक जो टीस बैठी थी, अधूरी शिक्षा का अभिशाप। तो एक बार मैंने एक कविता लिखी, इनके ये शिक्षा जो बड़े लोगों को पढ़ाते हैं उसके बारे में, पढ़ रे टूरा पढ़ उत्ता धुर्रा पढ़। तो मिसेस ने कहा ये दूसरों को पढ़ने के लिए बोलोगे कि खुद भी पढ़ोगे? अच्छा। अब मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात कह रही। फिर मैंने बीए किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब इंजीनियरिंग कॉलेज 2 साल पढ़ा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एमएससी पास करके जो लोग जाते हैं उन्हें सेकेंड ईयर में नौकरी मिलती, उसको मान्यता देते थे। अच्छा। लेकिन मैं सेकेंड ईयर पास था, मुझको बीए फर्स्ट ईयर करना पड़ा, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर करना पड़ा। और जिस साल एमए किया अंग्रेजी में, तो अपने लड़के के साथ क्लास फेलो बन के किया। अच्छा। मेरा बड़ा लड़का जो है कौस्तुभ वैष्णव, उसके साथ मैंने एमए किया और उसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया। अच्छा, एमए के बाद और पीजी किया आपने? और आगे भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस तरह से अधूरी शिक्षा का जो अभिशाप था उसको धोने में मैं 50 साल की उम्र में सफल हुआ। ठीक है, ललक उस समय रह गई थी, वो उम्र 50 के पड़ाव में भी नहीं छूटी और आपने उस जीत के कारण उस चीज़ को कंप्लीट कर ही लिया है। जी जी, इसीलिए मैंने कहा ना आपके लिए वो मुहावरा कि होनहार बिरवान के वाला जो है। तो पढ़ाई लिखाई, अब ये अभी आप नौकरी भी कर रहे थे, तो नौकरी करते करते आप ये तालमेल कैसे बिठा पाते रहे होंगे साहित्य के लिए, लिखने का समय, काम के लिए, घर परिवार के बीच में? नहीं, साहित्य लेखन के लिए कोई अगर ये कहे कि मुझे समय नहीं मिलता तो झूठ कहता है। क्योंकि लिखने का मूड अगर सवार हो गया तो चाहे रात के 2 बजे हो, 4 बजे हो, 3 बजे हो, और चाहे किसी भी स्थिति में हो। यही मैंने अच्छी कविताएं जो लिखी हैं, उस समय मोहल्ले में झगड़े हो रहे थे, वो तमाम झगड़ों के मार पीट और गाली गलौज सब चल रहा था और मैं इधर कविता लिख रहा था। तो मूड जब सवार हो जाता है तो लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आदत भी पड़ गई है, जो बात मन में आ गई और जो विचार, पहले तो क्या है, एक विचार डेवलप होता है जी, एक पंक्ति आती है, सीधे सीधे पंक्ति है, तो वो पंक्ति जो है मन में वो विचार डेवलप होता है और मुखड़ा और एक अंतरा जब मन में बन जाता है तब मैं डायरी पकड़ के लिखने बैठता हूँ। गीतों से फिल्मी गीतों या कमर्शियल व्यावसायिक गीतों की तरफ कैसे आना हुआ? वो
जिस कविता से मुझे सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी, तय बिलासपुर ही नथ औ मैं रह गढ़िया, रेडियो में और हम लोग मोर बहुत जोड़ी सुनते थे वो खबे गाना। सबले बढ़िया। जी जी जी। इसको मोहन सुंदरानी जी ने इसको दे दिया, मैं अपनी फिल्म में लूँगा करके मांग लिया। तो वो मयारू भौजी फिल्म में उस गाने को, जिसको यहाँ केदार यादव और साधना यादव ने गा गा कर बहुत लोकप्रिय किया था, उसको फिर रूप कुमार राठौर नहीं, विनोद राठौर और साधना सरगम ने गाया। तो इस तरह से फिल्म में एंट्री हुई। इसके बाद मैंने सतीश जैन जी की फिल्म जब रिलीज हुई थी, वो छैया भूया 1, तो उसमें उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। वो हमारे एक मित्र थे, जी। तो वो बोले कि छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू चाहिए, तो उनका मैंने छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बनाते वक्त आपको बहुत याद कर रहा था, और उत्ता धुर्रा पढ़ते थे। मैं 10 साल तक उत्ता धुर्रा कॉलम लिखा हूँ नवभारत में, व्यंग का कॉलम। तो उससे मैंने छत्तीसगढ़ी जो है उसकी पठनीयता बहुत बढ़ी है, ऐसा कई लोगों ने मुझे सूचित किया। तो वो जब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने हमारे साहित्यिक मित्र से पूछा, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जानता कहाँ रहते हैं, जबकि उनको यही बसाने का काम मैंने किया था, प्लाट यही मैंने ही दिलाया था। जी। तो फिर उन्होंने कहा जब दूसरी फिल्म बनाऊंगा तो आपको लूँगा करके, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और झन भूला माँ बाप ला जब लिखा, तो लगभग पूरे गीत लिखने का मुझसे आग्रह किया, और मैंने लिखा भी। एक या 2 गीत शायद कोई दूसरा कोई लिखा होगा, बाकी वो सारे गीत मैंने लिखे। तो वो झन भूलो माँ बाप का जो टाइटल सॉन्ग है, जी, वो आपने कैसे लिखा, क्या फीलिंग थी, क्या डायरेक्टर की वैसे ही डिमांड रही थी, क्या सिचुएशन उन्होंने दिया था, और क्या आपके अंदर भावना यही, क्या सोच करके आपने उस गाने में एक दर्द को पिरोया है एक परिवार के? सतीश जैन जी ने इस मामले में मुझे फ्री छोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा था, मैंने तो पहले सुझाया था उनको, दाई ददाला झन भुलाहू ऐसा नाम रख दीजिए। तो मैं ये सोच के बोल रहा था कि झन भुलाहू, झन बिताहू, झन निभाहू, ऐसा करके मैं तुक मिला लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, शीर्षक तो यही रहेगा, झन भुलाओ माँ बाप ला, ऐसे में आपको लिखना है। तो मैंने ये सोचा कि माँ बाप जो हैं उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण होते हैं। वो ब्रह्मा की तरह सृजन करते हैं संतान का, विष्णु की तरह उसका पालन करते हैं, और शंकर भोले की तरह उसको अंत तक पहुंचाते हैं। जो भी शिक्षा वगैरह देते हैं, दिलाते हैं, उससे आदमी पूरे ऊंचाई तक जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोच के फिर झन भुलाओ माँ बाप। अब इसमें यह था कि मैंने जो अंतरा लिखा था उसको उन्होंने प्रारंभ में शुरू करवाया उसी से। 9 महीना ले कोख में रखथे, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म पाथे ता बोला, दाई कोनो कहथे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुख में दुख में कभू कहूँ तुम, झन भूलाओ माँ बाप ला, सिरजन करथे पालन करथे, कम करथे संताप ला, सिरजन करथे पालन करथे, कम करथे संताप ला, सुख में दुख में कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। तो आपकी जो फिल्मों के जो गीत हैं उनमें कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या ये झन भूलो माँ बाप है या कोई और है जिसको आपको गा कर या लिख कर लगा होगा कि हाँ ये मैंने? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो फिल्मी गीत नहीं है। अच्छा, कौन सा है, वही सुना दीजिए। हाँ, वो अमरनाथ मर गए। अच्छा।
इसमें मैंने हम्म, छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रेरित किया है हम्म, कि अस्थि विसर्जन के लिए वो इलाहाबाद न जाएं, हम्म, छत्तीसगढ़ में ही अस्थि विसर्जन करें। तो छत्तीसगढ़ का इतना पैसा बचेगा कि 4 ठो रेलवे के जोन बन सकते हैं। अभी 1 ठो जोन है, 4 ठो बन सकते हैं। और संयोग से 3 नदियों का संगम जहाँ होता है उसको वो त्रिवेणी संगम कह देते हैं। त्रिवेणी संगम कहते हैं। जी। छत्तीसगढ़ में 4 जगह 3 नदियों का संगम है। हम्म, एक कांकेर के पास है, हम्म, एक शिवरी नारायण है, हम्म, एक राजिम है, हम्म, एक चंदरपुर है। हम्म, और चारों जगह महानदी मुख्य नदी है। हम्म, अब महानदी भी वो पुराना उसका नाम है चित्रोत्पला गंगा। हम्म, श्रृंगी ऋषि जब भगवान राम के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने गए थे तो वहाँ उन्होंने 1 लोटा जल गंगा का लाए थे, वो लुढ़क गया लोटा, उसी से महानदी का उद्गम हो गया। तो वो भी चित्रोत्पला गंगा है। और ये इसी गंगा के माध्यम से 4 जगह है जहाँ अस्थि विसर्जन किया जा सकता है। तो मैंने लोगों को कहा है, इसमें हास्य रस की कविता है परंतु इसमें करुण रस है, विषय करुण रस का है। और इसमें मैसेज है कि छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में ही अस्थि विसर्जन करें। अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, भारी विपत है पर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए। अब इसमें जो मुख्य लाइन है, गंगा म अब हाड़ा बोरे लजाही, एहू म खेती और कुरिया बोराही, पंडा के घर म भगत ये लुटाही, तेरही म फेर एक रे पोटा तिराही, मरनी ह मन गे बनौती ह बन गे, मननी मन गे बनौती ह बन गे, घर परिवार उजर गे, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, दुखला तेरा दिन के कमती करो जी, अब मरने वाला के पीछू झन मरो जी, मैला गे गंगा भरम अब तो टोरो, महानदी में सबो असला बोरो, अब छठी बरही औ मरने औ हरने, छठी बरही औ मरने औ हरने, ई सब में कनिहा कुहर गे, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए। वाह। अमरनाथ तो मर गए लेकिन ओकर संग में ओकर परिवार वाले मन घलो करके। तो आपके गीतों के जो लेखन शैली है उसमें एक चीज़ मुझे लग रहा है कि यही विशेषता है कि आप में अलग अलग विविध प्रकार की विधाएं हैं, उसमें करुणा भी है, उसमें संदेश भी है, समाज के लिए जागरूकता भी है। और वो व्यक्ति मर तो गया है लेकिन मरने के साथ उसकी जो पीड़ा है वो, और उसके बाद जो उसकी तकलीफ जो होने वाली है उसके लिए भी जो संदेश है, यही आपको मुझे लगता है कि लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप कैसे कर पाते हैं, व्यंग, गीत, गज़ल, सब सारी विधाओं को एक साथ में आप कैसे अपने दिमाग में बिठा पाते हैं, कैसे कहाँ से निकलता है? ये तो बहुत पुराना लेखन हो गया ना, अब समझिए 64 साल लिखते लिखते हो गया है। हाँ हाँ। अब बीच में यहाँ रायपुर में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जब जीवित थे हाँ। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, मैं, विश्वनाथ जोशी, काविश हैदरी, रजा हैदरी, ये लोग रात भर सड़कों में गज़ल बनाते हुए घूमते थे, रात भर, पूरी रात। मैं कहीं अगर महासमुंद चला गया हूँ, अगर बसना चला गया हूँ, तो वहाँ से मैं जैसे आकाशवाणी के कार्यक्रम में आता था तो रात को रुकता था
सवेरे गाड़ी मिलती थी तो मैं रात भर इसी तरह जागता था और सब लोग मिल करके गज़ल बनाते थे। एक तो इसी तरह की गज़ल बनाए थे। सावन का है महीना, सावन का है महीना, बरसात हो रही है, कहीं दिन निकल रहा है, कहीं दिन निकल रहा है, कहीं रात हो रही है, सावन का है महीना। और आखिर में जिसको वो गज़ल पसंद आती थी उसी को दे देते थे कि आज से ये गज़ल तुम्हारी है। तो गज़ल की बारीकी, अब काविश हैदरी जैसे उस्ताद लोग साथ में थे तो गज़ल में काफ़िया निभाने का, बहर निभाने का और रदीफ को निभाने का जो आइडिया है वो सब उससे जानकारी मिली। तो मैंने छत्तीसगढ़ी में भी लिखना शुरू किया। अच्छा। तो 7 नवंबर 1970 को छत्तीसगढ़ी की गज़ल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित हुई। वहाँ डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक पत्रिका का संपादन करते थे। उस पत्रिका के माध्यम से वो गज़ल आई थी। वो गज़ल का 2 लाइन सुन लीजिए। जी जी। हम दूसर के डहर बन गए हम दूसर के डहर बन गए कोनो हमरो डहर बन जाती, हम दूसर के डहर बन गए कोनो हमरो डहर बन जाती, सब तुहर मन हमर बन जाती, सब तुहर मन हमर बन जातिन, औ हमर है तुहर बन जाती, हम दूसर के डहर बन गए कोनो हमरो डहर बन जाती, हम दूसर के। तो ये गज़ल जो है वाह, वो छत्तीसगढ़ी में गज़ल, छत्तीसगढ़ी की पहली गज़ल मानी जाती है। जी जी जी। हाँ। गज़ल आप जो से गीत लिखते हैं फिल्मों के लिए, बहुत सारे मैंने लिखे। एक तो मैंने मतलब सामाजिक जगत गीत मैंने भी लिखवाया था आपसे। तो गीत बनाते हैं आप, गीत लिखते हैं तो साथ साथ उसकी धुन भी आप बना देते हैं जी। ऐसा है वो। और मार्केट में भी यही लोग कहते हैं कि रामेश्वर वैष्णव के बाद गाना लिखाते जाते हैं तो धुन फ्री में मिल जाती है। हाँ। तो ऐसा कोई आपका क्या गीत है क्या जो आपने धुन बना के भी दिया हो और वही धुन चला हो, या हो सकता है किसी बार प्रोड्यूसर ने बदल दिया हो और अब लगता है कि शायद आपकी धुन ज़्यादा अच्छी रहती? हाँ, हाँ ऐसा हुआ था। वो हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है। हाँ। ये मैंने इसकी धुन बनाई थी अलग, और उसको केदार यादव ने अलग धुन में गाया। हालांकि वो काफ़ी हिट रहा फिर भी। हम दोनों धुन में सुनना चाहेंगे उसको तो आज। हाँ, मैंने जो बनाया था वो पहले से बस होता है। जी। हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा, कोनो नैयेगा, कोनो नैयेगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा, गोरी नैये कारी नैये टूरेल ही मोटियारी नैये, जिंदगी के संगवारी नैये सुघर कसुवारी नैये, रांध के देवैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा। अब इसको केदार यादव ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो देखैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो पूछैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो देखैया भैया कोनो नैयेगा, गोरी नैये कारी नैये टूरेल ही मोटियारी नैये, जिंदगी के संगवारी नैये सुघर का सुवारी नैये, रांध के देवैया भैया कोनो नैयेगा, हमरो पूछ। अब इसमें क्या है देखिए
इसमें जो तुकबंदी मिलाई गई है, ये गीत मैंने 4 साल में लिखा था, और 4 साल में अब इसमें जो तुकबंदी है, गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेल है, मोटियारी नहीं है, सुग्घर कस्तुवारी नहीं है, तो ये जो तुकबंदी है ये इस धुन में क्लियर नहीं होता है। गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी, धीरे धीरे अब इसमें मेरी धुन में जो है, गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुघर। अब तुकबंदी एकदम फिट बैठती है, रैप जैसा लगने लग गया लोग आजकल। हाँ जी। भाई, ऐसा है, गीत का शिल्प जैसा है, तो शिल्प के अनुसार ही उसमें धुन होनी चाहिए, तब उसका वो रहता है। इसी तरह एक गीत जो है, कौन जनी काय पाप करे रहन, कौन जनी काय पाप करे रहन, ठड़गी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानेन, कौन जनी काय पाप करे रहन। अब इसमें करे रहन है, और मरे रहन, खड़े रहन, इस तरह की तुकबंदी दोनों पंक्तियों में मिलती है। लाठी और गोली ल हम झेलेन, देश भर कटा डरेन घेर, लाठी और गोली ल हम झेलेन, देश भर कटा डरेन घेर, उन मन उजियार ला पोटारे हैं, जैन मन अंजोर ला दिन बे, हमू तो सूरज पिछू मरे रहन, हमू तो सूरज पिछू मरे रहन, सूरज ला खीसा मालू का के फिर नहीं लानेन, कौन जनी काय पाप करे रहन। सूरज ला छुपा के खिसा में नहीं लाले रहे सूरज। ये वीर नारायण सिंह के जिक्र के ऊपर है कि देखिए 1857 का जो गदर हुआ था उसमें सब लोगों का उल्लेख है, लेकिन वीर नारायण सिंह का उल्लेख नहीं है। यहाँ के और भी आदिवासी, गैन सिंह सबसे पहले शहीद होने वाले गैन सिंह हैं, 1824 में वो शहीद हुए हैं, लेकिन उनका उल्लेख नहीं है। और गुंडाधुर हुए हैं, गुंडाधुर तो खैर 1920 में उन्होंने एक क्रांति की थी, लेकिन इनका उल्लेख हम कहीं पढ़ने में नहीं आया। इस दर्द को मैंने कौन जनी काय पाप, इसको ज्यों का त्यों केदार यादव ने गाया था, इसलिए ये गीत जो है आज तक लोकप्रिय बना हुआ है। अब गीतों से चलते हैं थोड़ा व्यंग की ओर। हाँ। तो व्यंग क्यों, व्यंग की जरूरत क्या है, और व्यंग आज के समाज में कितनी प्रासंगिक है? क्या है कि आज के जीवन में सत्य कहना ही बड़ा भारी व्यंग है। कोई अगर सच बोल दिया, जैसे कि यही है अमरनाथ मर गए, अब जो मर गया उसका नाम अमरनाथ है, देखिए व्यंग क्या है? तो इस तरह से अस्पताल बीमार है, जो सबको स्वस्थ करता है वो सिस्टम ही बीमार हो गया है? तो इस तरह से आज का जीवन जो है विसंगतियों से भरपूर है, विसंगतियां पड़ी हुई है। अब कोई शिक्षा मंत्री बना है, अब वो अंगूठा छाप है, कितना बड़ा व्यंग पैदा होता है। तो इसलिए व्यंग जो है उससे बात निकलती है और बात स्थापित होती है, वो आज का सत्य उद्घाटित होता है। नहीं तो ये साधारण से इसमें आज के विसंगति को जाहिर करना संभव नहीं है। तो मेरा पुत्र बोला कि भाई ये क्या आप धुन गुनगुनाते हैं, ये भी कोई धुन है? तो मैंने कहा कैसी धुन चाहिए? तो बोले मुकाला मुकाबला। उस समय एक गीत काफ़ी चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तू रायपुर स्टेशन चल, मैं तेरे को सुना दूंगा। अब मैंने देखा सारे स्टेशन के नाम बिलासपुर से रायपुर तक आने वाले सब स्टेशन के, तब मैंने उसमें जोड़ा दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, ओ हो तिल्दा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, हो तिल्दा, हाथ बन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझान, हाथ बन उतर बेझान बैकुंठ उतर बेझान, मांढर सिल्यारी उरकुरा
ले रायपुर दाधा पारा भाटा पारा तिलदा